गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट्स तक देखा था। ड्यूडेनम में जो हम लोग देखे थे, ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के सी के समान तथा इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही पित्त से यकृत से पित्त नली तथा अग्नाशय से अग्नाशय नली आकर मिलती है। आइए हम लोग देखते हैं ड्यूडेनम वाला पार्ट कौन सा है। तो ड्यूडेनम जो है कि छोटी आंत का ही एक क्या है, पार्ट है। ये छोटी आंत का फिगर है। अमाशय से जो नली निकलती है, जैसे कि आपके इसके पहले वाली वीडियो में बताते हैं, अमाशय और जो है कि छोटी आंत के बीच एक पेरियोलिक जो है कि छिद्र होता है। तो वहाँ से जो नली निकलती है, ये जो सी आकार का है, ये ही आपका क्या है, ड्यूडेनम वाला पार्ट। और ये ड्यूडेनम पार्ट जो है किसका भाग है, छोटी आंत का। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है कि 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। ठीक है। तो छोटी आंत में हम लोग देखते हैं, ये जो है कि यहाँ से जो अमाशय से जो फर्स्ट नली निकली होती है, सी आकार की बनी होती है, उसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। सेंटर में ये जो है, ये आपका जेजुनम है, और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलियम। तो यहाँ से यहाँ तक ये किसका पार्ट है, छोटी आंत का पार्ट है। ड्यूडेनम वाले पार्ट में आप लोग देखिए, यहाँ पे ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही लीवर जो है जुड़ा होता है, और पेनक्रियाज जिसे हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। लीवर और अग्नाशय दोनों किस पार्ट से जुड़े हुए हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही। छोटी आंत के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो छोटी आंत में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यूडेनम वाले पार्ट को। ड्यूडेनम वाले पार्ट से हम आगे देखें हम लोग कि लीवर और पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है। तो लीवर के बारे में हम लोग देखते हैं। लीवर जो है कि आपके बॉडी में जो है कि राइट साइड में स्थित है। किस साइड है, राइट साइड। तो स्टडी ऑफ लीवर, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। लीवर ऑफ सेल्स, लीवर में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होती है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो हिपैटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। आगे देखें, हमारे बॉडी की सबसे भारी अंग कौन सा है, तो लीवर है। हमारे बॉडी का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो लीवर है। इसका वजन जो है कि 1.4 kg से लेकर 1.5 kg तक होता है। पित्ताशय के बारे में हम लोग पहले वीडियो से ही मैं बताते आ रही हूँ कि पित्ताशय जो है कि आपका कहाँ उपस्थित होता है, तो लीवर में होता है। तो लीवर में क्या होता है, पित्ताशय। और पित्ताशय में जो है कि पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है। जबकि क्वेश्चन आता है कि पित्त रस का स्राव यानी कि निर्माण कहाँ से होता है, तो यकृत में होता है। लेकिन इकट्ठा कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में। और पित्ताशय आपका कहाँ पे होता है, तो लीवर में। ये देखिए, जो लीवर है ना, लीवर में ही आपका क्या है, पित्ताशय है। क्या है, गाल ब्लैडर, यानी कि गाल ब्लैडर में ही क्या होता है, पित्तरस इकट्ठा होता है। लेकिन इसका स्रावर कहाँ का होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पित्ताशय का रंग जो है कि कैसा होता है, ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। तो किसकी वजह से, तो क्वेश्चन आएगा पित्ताशय का रंग जो हरा किसकी वजह से होता है, तो बिलीवर्डिन के कारण पित्ताशय का रंग हरा होता है। पित्ताशय का पीएच मान कितना है, तो पित्ताशय का पीएच मान 7.4 से लेकर 8.2 होता है। यानी कि पहले वीडियो में बताई थी कि पीएच स्केल के बारे में बताई थी। पीएच स्केल जो है आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। आपको मैं ये बताई थी कि 7 जो है आपका मिडिल यानी कि उदासीन होता है। 7 से जब आप डाउन जाएंगे, 7 से अगर पीएच मान नीचे होगा तो वो आपका अम्लीय होगा। अब 7 से जो है एबव होगा, यानी कि ऊपर होगा, तो आपका मान क्या होगा, माध्यम कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। तो ये जो है 7 से अब एबव है, तो क्या है, ये क्षारीय माध्यम है। तो आपका पित्ताशय क्या है, क्षारीय माध्यम है। अमाशय तक हम लोग देख लिए थे कि अमाशय में जो है कि भोजन का पाचन हुआ था। अमाशय में जो है कि सबसे पहले मुख में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था। उसके बाद तो भोजन जो है कि फूड पाइप के द्वारा कहाँ पे आया था, स्टमक में। स्टमक में जो है कि आपका प्रोटीन का पाचन हुआ था। प्रोटीन के पाचन होने के बाद आपका बचा क्या, वसा। तो वसा का पाचन, तो पित्तरस जो है कि पित्तरस ड्यूडेनम में आ जाता है। तो ड्यूडेनम वाले पास से आपका लीवर जुड़ा है। तो लीवर में ही आपका क्या है, पित्ताशय, और पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्तरस। तो पित्तरस जो है वहाँ से निकल के किस पार्ट में आ जाता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाता है। अब पित्तरस का कार्य क्या है, तो पित्तरस जो है कि पित्तरस जो है वसा के बड़े भाग को छोटे भाग में बदल देता है।
ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। पित्तरस का कार्य क्या है, तो पित्तरस वसा के बड़े भाग को छोटे भाग में बदल देता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। तो क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं। तो पित्तरस द्वारा जो है कि फैट के बड़े भाग को छोटे भाग में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, फैट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड्स। ये आपका क्या है, वसा। तो बाइल जूस यानी कि पित्तरस, जो बाइल जूस जो है कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ रहा है, तो भोजन आपका जो है कि अमाशय से पचकर जो है किस पार्ट में आ गया है, ड्यूडेनम में आया, और उधर से लीवर से क्या निकल रहा है आपका, पित्तरस यानी बाइल जूस निकल रही है। ठीक है, तो इधर से जो है नली से ड्यूडेनम वाले पार्ट में अमाशय से भोजन पच के कहाँ पे आ गया है, ड्यूडेनम वाले पार्ट से, और ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही क्या जुड़ा है, लीवर में क्या है, पित्ताशय से कौन सा रस निकलता है, तो पित्तरस निकलता है। तो पित्तरस आपका ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा। अब वो जो है कि पित्तरस किसका पाचन कर रहा है, तो पित्तरस जो है कि वसा का पाचन कर रहा है। वसा के बड़े भाग को वो छोटे भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो है कि फैट यानी कि लिपिड्स, वसा का पाचन जो है कि पित्तरस करता है, उसे किस में बदलता है, फैटी एसिड में। फैटी एसिड से ग्लिसरॉल में बदल देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट हम लोग क्या जुड़ा है, ड्यूडेनम वाले पार्ट से पेनक्रियाज यानी अग्नाशय जुड़ा है। तो अग्नाशय के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेनक्रियाज की खोज किसने की थी। पेनक्रियाज की खोज लैंगरहैंस ने की थी। ठीक है, पेनक्रियाज की खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी। पेनक्रियाज का जो है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लीफ यानी पत्ती के आकार का होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, पेनक्रियाज किस आकार का होता है, तो पत्ती के आकार का होता है। ठीक है, लीफ के आकार का होता है। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं के नाम से जाना जाता है। ये इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि लैंगरहैंस ने जो 4 प्रकार की कोशिका की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब हम लोग देखते हैं ग्लैंड यानी कि ग्रंथि किसे बोलते हैं। तो ग्रंथि किसे बोलते हैं, देखते हैं। कोई भी ऐसा अंग जो केवल 3 चीज़ों का स्रावन करता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रंथि। वो 3 चीज़ क्या है, जूस, एंजाइम्स, हार्मोन्स। कोई भी ऐसा अंग, जैसे कि बॉडी का कोई भी ऐसा अंग या वो जूस का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का स्रावन करता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रंथि कहलाती है। ठीक, तो ग्रंथि किसे कहते हैं, इन तीनों में से जूस, एंजाइम, हार्मोन्स का स्राव जिस भाग से होता है, बॉडी के जिस अंग से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ग्लैंड में जो है कि ग्रंथि कितनी चीज़ का स्राव करती है, 3 चीज़ का, जूस, एंजाइम्स, हार्मोन्स। हमारे बॉडी में एंजाइम्स कितने पाए जाते हैं, तो 6, और जो हार्मोन्स कितने हैं, टोटल 9। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में जो है कि कितने टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, तो 6 एंजाइम्स से, और हार्मोन्स कितने हैं, तो 9 हार्मोन्स है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक जो क्राइन ग्लैंड, और जो है कि एक जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, ऐसे ग्लैंड जो बहिस्रावी ग्रंथि जो बहिस्राव निकलता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा जिसका स्राव जो है कि अंतर ग्रंथि, इसके अंदर, बॉडी के अंदर ही होता है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देती हूँ। जो बहिस्रावी ग्रंथि वो किसका स्रावर करता है, तो एंजाइम्स का। सबसे पहली बात कि बहिस्रावी ग्रंथि, जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि है वो किसका स्रावर करती हैं, तो एंजाइम का। एंजाइम उससे निकलता है, बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। तो जितने भी ग्रंथि एंजाइम्स निकालते हैं वो कौन सी ग्रंथि होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। और जितने भी ग्रंथि जो है कि हार्मोन्स निकालती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम ये समझेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। ऐसे जो नली जो आपको बाहर से निकले, जो नली बहिस्राव ग्रंथि में क्या लगा होता है, नली होती है। ठीक है, वो नली द्वारा निकलता है, वो बाहर आपको दिखाई देगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, आंसू क्या है, आंसू, और एक जो है कि लार,
लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि आपका जो नली, मुख में आपका एक नली है, उससे क्या निकलता है? लार। तो लार आपको दिखता है, वो बाहर निकलता है, तो ये आपका बहिस्रावी ग्रंथि होगी। आंसू आपका क्या हो गया? बहिस्रावी ग्रंथि होगी। पसीना, जो बॉडी से पसीना निकलता है, ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। तो जो चीज़ आपको बाहर दिख रही है, जो इसमें नली होती है, नली युक्त होती है, जिसमें जो स्रावित होता है वो नली द्वारा युक्त होता है, वो नलियों द्वारा निकलता है, तो वो क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें नली नहीं होती है, नली विहीन होती है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में नली विहीन होती है, इसमें नली नहीं होता है। ये अंदर के हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर के हार्मोन्स होते हैं, जो ब्लड में ही डायरेक्ट निकलते हैं। किसमें निकलते हैं? ब्लड में ही आपके निकलते हैं। इसमें नली नहीं होता है, ये नली युक्त नहीं होता है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है? नली युक्त होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि नली युक्त नहीं होता है। इसमें हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए हैं आपके, जो है कि बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, ये किससे निकलते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। ठीक है। अब जो है कि थर्ड आपका जो है कि मिक्स ग्लैंड को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिक्स ग्लैंड क्या किसे कहते हैं? दो हम लोग देखे हैं। एक देखे हैं जो एंजाइम्स का स्रावर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो हार्मोन्स का स्रावर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो है तीनों का मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? जो एंजाइम्स, जूस, हार्मोन्स, जिस ग्रंथि से एंजाइम्स, जूस, हार्मोन्स तीनों निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ऐसा एक ही हमारे बॉडी में ओनली एक ही ऐसी ग्रंथि है जिससे ये तीनों चीज़ निकलती है, वो क्या है? पैनक्रियाज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आएगा कि आपकी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो क्या है आपका? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम्स भी निकलता है, जूस भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि आपका जो है कि मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय या पैनक्रियाज। अग्नाशय और मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? जिससे एंजाइम्स, जूस और हार्मोन्स तीनों निकलता है। अब अग्नाशय के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अग्नाशय की कोशिका और इसको हम लोग लैंगरहैंस की दीपिकाएँ के नाम से जानते हैं। तो अग्नाशय कितनी कोशिकाएँ हैं? 4 कोशिकाएँ हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अग्नाशय कोशिका की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अग्नाशय की कितनी कोशिकाएँ हैं? तो कितने हैं? 4। इसे किस नाम से जानते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ के नाम से जानते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। ये तीनों आप लोग को याद होना चाहिए। अग्नाशय की 4 कोशिका कौन कौन सी है? अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल और एफ सेल है। अल्फा सेल कितना % निकलता है? तो 20% निकलता है। बीटा सेल सबसे ज़्यादा निकलता है, 70% निकलता है। और जो है कि गामा सेल 5% निकलता है। एफ सेल जो है कि 5% निकलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले आप लोग देख लिए हैं कि मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं? जिसमें तीनों निकलता है। तो अग्नाशय में तीनों निकलेगा, जूस भी, एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी। अब कौन कौन सा जूस निकालता है, कौन हार्मोन्स निकालता है, कौन एंजाइम्स निकालता है, इसके बारे में लोग देखेंगे। तो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ये तीनों जो है कि हार्मोन्स का स्रावर करते हैं। किसका स्रावर करती हैं? हार्मोन्स का स्रावर करती हैं। और आपका जो बच गया है एफ सेल, तो एफ सेल जो है 5% आपका जूस और एंजाइम्स दोनों का स्राव करते हैं। तो एफ सेल हमें पढ़ना है डिटेल में। ठीक है। तो एफ सेल से आपका जो एंजाइम्स निकलता है, क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत? तो एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। तो एफ सेल से आपका क्या निकलता है? एंजाइम्स। और आपसे बताए थे एंजाइम्स जो है कि 3 टाइप के निकलते हैं। एफ सेल से कितने टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं? 3 टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं। ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे अभी कि जो है कि एंजाइम्स जिस ग्रंथि से एंजाइम्स निकलता है वो कैसा होता है? एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसमें से एंजाइम्स निकल रहा है यानी एफ सेल जो है आपका क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ पे कितने टाइप के एंजाइम्स निकलने? 3 टाइप के एंजाइम्स निकलने। तीनों टाइप को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका है ट्रिप्सिन एंजाइम्स।
ट्रिप्सिन एंजाइम्स, ये जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्वेश्चन इससे बहुत बनेंगे कि ट्रिप्सिन जो है एंजाइम्स किसका पाचन करता है। क्वेश्चन ये बनेगा ट्रिप्सिन एंजाइम्स किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में तोड़ता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो ट्रिप्सिन जो है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स और उसके बाद अमीनो एसिड, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो एसिड है। क्वेश्चन आएगा ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ता है, तो अमीनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। सेकेंड आपका है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। अब आप लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो टाइलिन भी पाचन करता है। हाँ, मैंने बताया था कि सबसे पहले पाचन जो है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख में होता है और मुख में ही आपका क्या निकलता है, टाइलिन एंजाइम। लेकिन मैं वहाँ पे ये आप लोगों को बताए थे कि वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट पूरे रूप से नहीं पचा था। ठीक है, वो जो है कि 97% ही वो पचा था। 5% जो है कि आकर कहाँ पे पचा, उसका पाचन होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में आपका संपूर्ण भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बच गई है वो उसका पाचन कहाँ पे हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम करती है। ठीक है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन एंजाइम करती है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन एंजाइम करता है। जबकि क्वेश्चन आएगा कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो एमाइलेज एंजाइम करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन से एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो है कि मनुष्य में जो है कि एनिमल्स में या जंतु में भोजन का स्रावर, भोजन का जो स्टोर होता है किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के। और इसी से डिफरेंट अगर प्लांट में पूछ दिया कि प्लांट में जो है कि भोजन का स्टोर किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो प्लांट में भोजन का स्टोर स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में भोजन का जो स्टोरेज हमारे बॉडी में जो आप भोजन लेते हैं उसका स्टोरेज आपके बॉडी में होता है यकृत वाले पार्ट में, किसमें, यानी कि लीवर में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि बॉडी में जो भोजन का स्टोर किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन कैसे बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले ग्लूकोज में होगा, ग्लूकोज से फिर किस में होगा, ग्लाइकोजन में होगा। एमाइलेज जो है कि छोटी आंत में एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखते हैं लाइपेज। लाइपेज जो है कि जो आप लोग पित्तरस के बारे में अभी मैं बताऊं कि पित्तरस में वसा का पाचन हुआ, तो वसा का पाचन वहाँ पे टोटली तो हुआ नहीं है, कुछ परसेंट तो बचे हैं। तो जो कुछ परसेंट वसा का पाचन बचा हुआ वो कहाँ पे होगा, छोटी आंत में आकर होगा। तो छोटी आंत पे कौन सा एंजाइम वसा का पाचन कर रहा है, तो लाइपेज। लाइपेज जो है कि कहाँ से निकल रही है, छोटी आंत के एप सेल से निकल रही है। तो छोटी आंत में जो है कि अगर क्वेश्चन आएगा छोटी आंत में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो लाइपेज कर रहा है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, लिपिड्स यानी वसा का पाचन करता है। और वसा जो है कि वसा को किस में बदलता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड से कहाँ बदलता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब हम सेकेंड वाले पार्ट को देखेंगे कि जेजुनम। छोटी आंत का ये कौन सा पार्ट हम लोग पढ़े हैं, ये तो हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़े हैं। अब हम जो है कि जेजुनम वाले पार्ट को देखते हैं। जेजुनम का काम होता है, इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण नहीं होता है। जेजुनम, छोटी आंत का जेजुनम वाला जो पार्ट है इसमें कुछ भी नहीं होता, भोजन का पाचन भी नहीं होगा और उसका अवशोषण भी नहीं होगा। ये पचे हुए भोजन को किस में भेज देता है, छोटी आंत के लास्ट वाले पार्ट को यानी इलियम भाग में भेज देता है। इलियम वाले पार्ट को आप लोग देखिए, ये जो है छोटी आंत का थर्ड यानी लास्ट वाला पार्ट है। इलियम भाग में जो है कि अब भोजन कहाँ गया, इलियम पार्ट में। तो यहाँ पे इलियम वाले पार्ट में भोजन का क्या होता है, अवशोषण। अगर अंदर से क्वेश्चन बनना होगा कि इस तरह क्वेश्चन बन गया कि छोटी आंत के किस पार्ट में भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, मैं आप लोग को बहुत डीपली बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इलियम वाले पार्ट में भोजन के क्या हो रहा है, अवशोषण। अब कैसे होगा देखिए,
ये जो है कि इलियम का स्ट्रक्चर है। इसमें इलियम वाले पार्ट में जो है कि यहाँ पे जो बना है, ये जो ब्लैक कलर का आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का अपचित भोजन है। क्या है? अपचित। तो भोजन का पाचन हो रहा है, डाइजेस्टिव हो रहा है, तो इसमें से कुछ भोजन जो है कि अच्छे से पच नहीं पाए, तो वो इकट्ठा नीचे की ओर जम जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अपचित भोजन। और जो अच्छे से पाचन जिसका हो गया, ये ऊपर की ओर जो है कि जम गया। ये जो आपका ये उंगली नुमा दिख रहे हैं, इसे हम लोग बिल्ली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। ठीक है, उंगली नुमा जो ये आकार है, इसे विली या विलाई के नाम से जाना जाता है, विलाई। ठीक है, तो विलाई के ऊपर वाले पार्ट में आपका पचा हुआ भोजन इकट्ठा है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में पचा हुआ भोजन इकट्ठा है, और जबकि नीचे वाले पार्ट में कैसा भोजन इकट्ठा है? अपचित भोजन, जो पचा हुआ नहीं है। तो ये जो पचा हुआ भोजन है आपके बॉडी में किस रूप में संचित होता है? अभी जस्ट मैं बताए थे कि जो पचा हुआ भोजन है आपके बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। ये जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो रहा है भोजन, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? तो लीवर में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। बड़ी आंत में भी 3 टाइप होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। देखते हैं कौन कौन सा है। ये जो है आपका सीकम, यहाँ से जो है कि ये देखिए, ये छोटी आंत है। हम लोग देखें, ये जो है कि सी आकार का बना है, डिड्यूनम, जेजुनम, ये इलियम। ये छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट क्या है? इलियम। इलियम है ना। इलियम से ही आपका ये बड़ी वाली पार्ट आई है, बड़ी वाली आंत का ये पार्ट है सीकम। तो सबसे पहले आपका क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है सीकम। सीकम के बाद ये जो बड़ा वाला भाग है कोलोन, और फिर ये लास्ट वाला भाग है जिसे गुदाद्वार बोलते हैं हम लोग, ये क्या है? रेक्टम है। क्या है? रेक्टम है। अब लोग यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि सीकम जो है कि छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा हुआ है? तो सीकम आपका छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। सीकम वाले पार्ट में, बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट से ही आपका क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की चर्चा मैंने पहले कर दिया है। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक पार्ट को। सीकम वाले भाग, बड़ी आंत का पहला भाग क्या है? सीकम। इलियम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? इलियम से जुड़ा होता है। इसमें मांसपेशियों का गुच्छा होता है। ये जो है अपेंडिक्स किसका गुच्छा है? मांसपेशियों का गुच्छा है। ठीक है, जो इसमें जो सीकम वाले पार्ट में जो मांसपेशियों का गुच्छा होता है, मांस का जो गुच्छा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम भोजन को कोलोन में भेज देता है। सीकम क्या कहते हैं? यहाँ से सीकम अब कहाँ पे भेजेगा? भोजन को कोलोन में भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा? कोलोन में भेज दिया। ठीक, अब कोलोन को देखते हैं। ये बड़ी आंत का बड़ा भाग है। कोलोन देखिए, ये बड़ी आंत का कैसा भाग है? बड़ा भाग है। तो ये बड़ी आंत का बड़ा भाग है। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कोलोन में एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसे ई कोलाई के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलोन में क्वेश्चन आएगा, कोलोन में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, या इस तरह क्वेश्चन को पूछ देगा कि बड़ी आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो ई कोलाई। उसका इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई है। ई कोलाई बैक्टीरिया पचे भोजन को वेस्ट फूड यानी अपशिष्ट भोजन या मल में बदल देता है। तो ई कोलाई क्या है? ई कोलाई एक प्रकार की बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हमारे बड़ी आंत में ही क्या होता है? पनपता है, रहता है। हमारी बड़ी आंत में ये रहता है। किस भाग में? कोलोन वाले भाग में रहता है। और ये क्या होता है? जो भोजन पच के अब किस में आ गए हैं? छोटी आंत से भोजन पच कर किस में आ गया है? कोलोन वाले भाग में आ गया है। तो बैक्टीरिया जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? खाते हैं। वो उससे अपना भोजन मतलब बनाते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और उस पचे हुए भोजन को वेस्ट यानी मल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो पचे हुए भोजन है उससे तो ई कोलाई बैक्टीरिया अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और बदले में उसमें क्या, उसे किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं? मल में, मल के रूप में। और वो हमें, हमारे बॉडी को जो है कि विटामिन B12 देता है। इसके बदले हमें क्या देता है? विटामिन B12। आगे हम लोग देखते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया मल को खाते हैं और बदले में हमें विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। विटामिन B12 का है, ये विटामिन के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी से
जॉन्डिस, एनीमिया हो सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, मैं बता दे रही हूँ कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है या हमारे बॉडी में निर्माण होता है, किस विटामिन का निर्माण हमारी बॉडी में होता है और बॉडी के बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो आपका विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है। कहाँ पे बनता है? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस पार्ट में बनता है? तो कोलन में। कौन बनाता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया बनाती है। ठीक, इतने क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं ये जो है कि हमारे लिए लाभदायक है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है लाभदायक है। कैसे लाभदायक है देखते हैं। जब दो जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवी। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है? सहजीवी है। कैसे? क्योंकि ई कोलाई जो बैक्टीरिया हम उन्हें क्या दे रहे हैं? भोजन। मतलब कि हमारा जो पचा हुआ भोजन जो ई कोलाई खाते हैं, पचे हुए भोजन जो है कि ई कोलाई खाते हैं और ई कोलाई बैक्टीरिया को खाते हैं और जो है कि खाने के बाद हमें क्या देते हैं? वो विटामिन B12, और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगी? बीमारियां हो जाएंगी, जॉन्डिस और एनीमिया। तो ई कोलाई जो है कि हमारे बॉडी के पचे हुए भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में हमें क्या देती हैं? विटामिन B12। तो जो ऐसे जीव जो साथ में रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? सहजीवी करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके बाद मल जो है कि अब जो हम लोग जो है कि किस भाग में थे? कोलन वाले भाग में थे। वहाँ से जो है इसके बाद मल रेक्टम भाग में आ जाता है। मल रेक्टम भाग में कुछ समय के लिए रहता है, फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को, जो मल का बाहर निकालने की प्रक्रिया को, ही क्या कहते हैं? बहिक्षेपण करते हैं। ठीक है, अब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।